हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल फ्रॉम स्ट्रगल डेज। हम एक जीएस की नई सीरीज स्टार्ट किए थे और इस सीरीज में रेलवे एनटीपीसी 2019 की वैकेंसी में जिसका एग्जाम आपका दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुआ था। इस एग्जाम में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे जीएस सेक्शन में, जितने भी दिन और जितने भी शिफ्ट में, सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में वो कौन से टॉपिक से आया है, उस टॉपिक से कौन कौन से आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम में। क्योंकि अभी एग्जाम दूर है, ग्रेजुएशन का जो डेट आई है वो आपकी अप्रैल या मई में हो सकता है, और आपका जो ट्वेल्थ लेवल पे आया है उसका जून या जुलाई में हो सकता है। तो टाइम बहुत है, तो हम अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जीएस सेक्शन आपका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के क्वेश्चन की। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था आपका डायरेक्शन ऑफ बेतवा रिवर। डायरेक्शन ऑफ बेतवा रिवर। अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें बेतवा रिवर की, तो ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या होती है? अच्छा हाँ, एक बात मैं ये बता दे रहा हूँ। अगर आप जीएस सेक्शन पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आप यहाँ पे आके वीडियोस देख सकते हो। क्योंकि मैं चीजों को इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि आपको लगेगा कि नहीं कि मुझे चीज समझ में नहीं आ रही है। तो मैं एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहा हूँ और ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप शुरू से देख रहे हो तो पिछली चीजों को कैसे रिलेट करते हैं वो हम अच्छे से सीख रहे हैं इसमें। तो अब वो बात करते हैं कि एक एक चीज को तोड़ते हैं कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है। ईस्ट फ्लोइंग वो रिवर है जो आपका पूर्व दिशा में बहती हैं, और इनका जो मुहावना होता है, मुहाना वो होता है वे ऑफ बंगाल में। वे ऑफ बंगाल में। अब मुहाना का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपकी ये दो चीजें होती है। पहला होता है आपका ओरिजिन, दूसरा होता है आपका मुहाना। तो ओरिजिन जहाँ से नदी उत्पन्न होती है, जैसे किसी ग्लेशियर से उत्पन्न हुई है, किसी पहाड़ी से, वहां से उत्पन्न होके ये कहाँ पे गिरती है। तो आपका ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है बेतवा नदी, आपका बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और अगर पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आपका कौन सा बे सबसे बड़ा है और कौन सा गल्फ सबसे बड़ा है। तो आपका जो बे है, बे ऑफ बंगाल आपका सबसे बड़ा बे है। और अगर गल्फ की बात करें तो हमने पीछे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि गल्फ ऑफ मैक्सिको। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है। तो सबसे बड़ा गल्फ है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। लार्जेस्ट गल्फ, लार्जेस्ट गल्फ आपका है गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है। अब एक एक चीज को तोड़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया भी था कि आपकी बेतवा रिवर, बेतवा रिवर के बारे में बात करें तो बेतवा का पुराना नाम ही वेत्रावती था। वेत्रावती। और ये जो वेत्रावती है ये संस्कृत शब्द से लिया गया है। ठीक है। और अगर ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो क्या पता हमारे आने वाले एग्जाम में, इतनी शिफ्ट में एग्जाम होगा, क्या पता किसी शिफ्ट में ये पूछ ले कि और कौन सी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो मैं एक एक का मैं नाम लिख रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझना। सबसे पहली जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो हम बात करते हैं हमारी गंगा मैया की। गंगा मैया, अगर हम गंगा मैया के बारे में बात करें, गंगा नदी के बारे में बात करें, तो इसकी जो ओरिजिन पॉइंट है आपका ये है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। उत्तराखंड के उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन पॉइंट है। गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें कि टोटल कितनी दूरी में फैली है, तो 2525 किलोमीटर में। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि गंगा नदी का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, ये कितनी दूर में फैली है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन इसमें भर भर के पूछे हैं कि गंगा नदी कितनी दूर में फैली है। आप गूगल करके चेक कर सकते हो। तो इसकी दूरी जो है वो 2525 किलोमीटर है। अगर हम इसकी बात करें कि इसका एक दूसरा नाम भी है गंगा नदी की, गंगा नदी का दूसरा नाम आपका भागीरथी भी है।
ठीक है। अब हम इसको क्या कहते हैं अगले अभी हमको कम से कम 20-25 क्वेश्चन डिस्कस करना है तो टाइम कम पड़ जाएगा। अब गंगा नदी के पहले आपका पिंडार नदी मिलती है, देवप्रयाग में कुछ नदी आके मिलती है, कर्णप्रयाग में कुछ नदी आके मिलती है, रुद्रप्रयाग में। तो वो हम सारी चीजें अगले वीडियो में या अगर इसमें में क्वेश्चन फ्रेम हुआ रहेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगले अगर ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो आपकी अगली है ब्रह्मपुत्रा। आपकी है दूसरी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब ब्रह्मपुत्रा की ओरिजिन की बात करें तो एक सेकंड पेन चेंज कर लूं। हाँ, अगर ब्रह्मपुत्रा नदी के ओरिजिन की बात करें तो ये तिब्बत के मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर नाम की एक जगह से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर लेक से मानसरोवर लेक से निकलती है। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है चेमयुंगडुंग। एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है आपका चेमयुंगडुंग। युंगडुंग। ठीक है, ये ग्लेशियर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अगर हम इसके दूसरे के नाम के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को आपका शांगपो के नाम से भी ये जानी जाती है। सांगपो। ठीक। अब अगर तीसरे ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तीसरे तो ये आपका है गोदावरी नदी। आपकी तीसरी नदी आपकी होगी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आपकी जो है इसका ओरिजिन पॉइंट त्रिम्बकालेश्वर है। ये आपकी है त्रिम्बकालेश्वर। त्रिम्बकालेश्वर। त्रिम्बकालेश्वर इसका ओरिजिन पॉइंट है। और ये जो गोदावरी नदी है, अगर इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये आपका लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है आपकी कौन सी? गोदावरी नदी। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको प्लीज आप नोट कर लो, नोट कर लेना। अगर नोट्स बना रहे हो तो, नहीं बना रहे हो तो अपने दिमाग में कैसे भी करके बैठाओ, मुझे नहीं मतलब कैसे, बट इसको आपको बैठाना पड़ेगा। त्रिम्बकालेश्वर आपका ओरिजिन ओरिजिन पॉइंट है गोदावरी। और लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर आपकी कौन सी है? ये है आपका गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को ही आपका बोला जाता है दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा। इतना समझ में आया? इतनी चीजें सही है ना? इ- और इसके बारे में एक और चीज फैक्ट है, वो है आपका कि ये जो सेके आपकी गोदावरी नदी है, ये आपकी सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन है इसकी। बेसिन का सिंपल मतलब समझे तो, बेसिन का एकदम नॉर्मली सा अगर लैंग्वेज में समझे तो एक नदी कितनी एरिया में फैली है, वो उस नदी की एरिया और उसकी ट्रिब्यूटरी, इन सबको मिला के जो चीज बनती है, जो जगह बनती है, उसको बेसिन बोला जाता है। तो ये समझ में आया? अब एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद आपको अच्छे से रिलेट भी करवाऊंगा और चीजों को रिवीजन भी करवाऊंगा। तो चौथी नदी के बारे में बात करें तो कावेरी नदी। कावेरी नदी। कावेरी नदी का आपका जो इसके बारे में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट पता करें तो आपकी एक नदी है अमरावती नदी। अमरावती नदी। अमरावती रिवर। अमरावती नदी आपकी कौन सी है? ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी के है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। इतना समझ में आया? एक लास्ट एक और नदी बचती है आपकी कृष्णा नदी। आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नाम की एक जगह है, वहां से इसका ओरिजिन है। महा सॉरी महाबलेश्वर नाम की एक जगह है, ये है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। तो यहाँ से आपकी ओरिजिन यहाँ है। ठीक है। एक और नदी है छाटवा आपकी, एक महानदी होगी, नहीं लिखा हूं, हाँ। एक आपकी छठवीं नदी है, वो है आपकी महानदी। ठीक है। आपकी छठवीं नदी महानदी है।
महानदी, ये भी आपकी कहाँ से, ये भी आपकी कौन सी रिवर है? आपकी ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब हम बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर की। आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो सबसे पहले जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब क्या होता है, जो आपकी पश्चिम में आपकी अरेबियन सी में आके इनका मुहाना होता है, यहीं पे आके ये गिरती है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपकी पहली नदी के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी, नदी, नर्मदा नदी का जो ओरिजिन है वो है आपका ये अमरकंटक नाम की एक जगह से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक के नाम की एक जगह से निकलती है। और इसके बाद अगर अगले नदी के बारे में बात करें जो वेस्ट फ्लोइंग है, वो है आपका तापी। तापी तापी आपकी कहाँ से निकलती है? ये आपकी निकलती है सतपुरा रेंज से, सतपुरा रेंज से। और अगले अगले रिवर के बारे में बात करें तो अगले रिवर आपकी हो गई माही नदी, ठीक है, माही। और चौथी नदी आपकी हो गई क्या नर्मदा हो गया, तापी हो गई, माही हो गई, साबरमती, हाँ, साबरमती, ये आपकी चौथी नदी होगी। पांचवी आपकी हो जाएगी पेरियार नदी, पेरियार नदी। और छठवीं आपकी हो जाएगी नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, पेरियार, लूनी नदी, हाँ एक बचा था लूनी नदी। अब अगर इनके बारे में बात करें तो माही नदी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको बताऊं तो इसकी जो ओरिजिन पॉइंट है ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। माही नदी की जो ओरिजिन है ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है। और यहाँ पे एक लेक है, उसका नाम है मेहद लेक, ठीक है, मेहद लेक या झील, लेक लेक को हिंदी में झील बोलते हैं, यहाँ से निकलती है। और साबरमती नदी के बारे में बात करें तो ये राजस्थान की आरावली पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान के आरावली पहाड़ी से, आरावली पहाड़ियों से निकलती है। और पेरियार नदी के बारे में बात करें तो ये आपकी केरला की ये आपकी केरला की लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नदी है। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, केरला, कौन सी? पेरियार नदी। अब लूनी नदी के बारे में बात करें तो आपकी लूनी नदी एकमात्र ऐसी भारतीय नदी है जिसका पानी खारा है, ठीक है। यहाँ पे लेक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नदी की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक लेक है जिसका पानी खारा है भारत में। तो लूनी नदी के बारे में बात करें तो ये एकमात्र नदी है जिसका पानी, जिसका पानी लवणीय है, जिसका पानी लवणीय है या खारा है, ठीक है। और यही लूनी नदी आपकी वहां से ये राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती है, राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती है। और आके ये राजस्थान के अजमेर जिले से नाग पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, नाग पहाड़ियों से निकलती है। और यहीं पे आपका ये जो लूनी नदी है यहाँ से निकलती है, उसके बाद फिर एक गोविंदगढ़ नाम की जगह है वहां पे आके विलुप्त हो जाती है। और सॉरी, ये आपकी एक कच्छ का रण नाम की जगह है वहां पे आके विलुप्त हो जाती है। और गोविंदगढ़ नाम की जगह है जहाँ पे ये गोविंदगढ़ नाम की जगह है जहाँ पे सरस्वती नदी से मिलती है। और वहां पे वहीं से इसका पानी खारा होता है। अब अगर कुछ और चीजें रिलेट करना हो तो जैसे यहाँ पे देखो विंध्याचल है, विंध्याचल के बारे में हमने पढ़ा था कि विंध्याचल में आपका इसकी जो हाईएस्ट पीक है, विंध्याचल की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक आपकी कौन सी है? ये है आपकी गुडविल, हाँ गुडविल पीक, गुडविल पीक, जिसे हिंदी में बोला जाता है सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर। अब क्या कहते हैं, हाँ, और ये जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं ये आपका एक ब्लॉक माउंटेन भी है।
अब ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, फोल्डिंग माउंटेन आपका हिमालय है। और इसके बारे में हम धीरे धीरे अगले जैसे जैसे सीरीज बढ़ेंगी सारी चीजें हम रिलेट करके पढ़ेंगे। अब आरावली रेंज की हम हाईएस्ट पीक देख लेते हैं। हाईएस्ट पीक आपकी आरावली पर्वत की कौन सी है? तो इसकी है पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गुरु शिखर। ठीक। अब केरला की हमने बात ही कर लिया कि तो जो आपका, और हाँ, ये जो पेरियार रिवर है ना, ये आपकी एवरग्रीन रिवर है। एवरग्रीन रिवर है। अब एवरग्रीन के बारे में बात करें तो एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? सदाबहार। सदाबहार मतलब यहाँ की ये जो पेरियार नदी है इसमें 12 के 12 महीने आपकी क्या होती है? तो 12 के 12 महीने इसमें पानी रहता है। इतना समझ में आया? तो एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, हम ये चीज देख लेते हैं। मैं रिवीजन आपका करवा देता हूँ। तो रिवीजन में देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि आपकी जो बेतवा नदी है, क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ था कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो इसकी डायरेक्शन आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या होती है कि ऐसी नदियां जिनका जो मुहाना होता है वो आके वे आप बंगाल में गिरता है, पूर्व की तरफ चलती हैं। ठीक है। और बेतवा रिवर का जो पुराना नाम है वो वेत्रावती है। और ये हवा हवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने जितनी भी चीजें यहाँ पे बताई है फालतू की चीजें नहीं है, सारी की सारी चीजें आपकी पीवाईक्यू से आई हुई हैं। ठीक है। तो ये आपका आ गया वेत्रावती नदी है। अब हम और आपका डिस्कस करते हैं। जैसे गंगा नदी, ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, 2550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको भागीरथी के भी नाम से भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र को सांको के नाम से जानते हैं। ये तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है। और ये जो इसका ग्लेशियर है, हाँ, ये चिम युंगडुंग के नाम के ग्लेशियर से निकलती है। आपका गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी आपकी त्रिम्बकालेश्वर नाम की जगह से निकलती है। और ये जो है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है। पेनिनसुलर रिवर का मतलब होता है, पेनिनसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीपीय। ठीक। तो ये आपकी लार्जेस्ट प्रायद्वीपीय नदी है। और इसकी जो बात करें, ये आपका इसका सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है। बेसिन का मतलब भी मैंने समझाया। और इसका जो दूसरा नाम है दक्षिण गंगा है। अगले रिवर की बात करें तो कावेरी नदी, जो एक अमरावती नाम की नदी है, ये कावेरी नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब वो होता है कि जो ऐसी नदियां, ऐसी छोटी नदी जो बड़ी नदी में आके मिल जाती हैं, ठीक है, उन्हें ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। कृष्णा नदी आपका महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नाम की जगह से मिलती है। उसके बाद हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात कर लिया। तो हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में भी बात कर लिए थे कि नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, पेरियार नदी, लूनी नदी। अगर मैं पेरियार नदी की अगर मैं कभी भी केरला के बारे में बात करूं, क्योंकि केरला को लेके करंट अफेयर में बहुत सारी न्यूज है, तो तुरंत आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि पेरियार नदी जो है वो आपकी केरला की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये एक एवरग्रीन रिवर है। ठीक है। अब साबरमती आपकी राजस्थान के आरावली पहाड़ी से निकलती है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। आपका नर्मदा नदी, आपकी जो माही नदी है वो विंध्याचल की पहाड़ी के मेहत लेक से निकलती है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो गुडविल है या सद्भावना शिखर, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। अब ब्लॉक माउंटेन या फोल्डिंग माउंटेन कौन सी होती है? और अभी तो रुको, अभी इसके बाद जैसे कोई और हम नदी के क्वेश्चन देखते हैं, तो वहां पे हम देखेंगे इंडस इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम, आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा गंगा में मैंने बताया ना आपको कि देव प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ये जितने भी प्रयाग हैं हम सारे चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये चीज हम अभी के लिए छोड़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर हम रिवर के बारे में देखते हैं तो इतनी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे इंडस रिवर में आपका क्या आ गया? आपका आ गया ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। ठीक। तो ये 5 ट्रिब्यूटरी हैं कौन सी आपकी इंडस रिवर की। तो ये सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं और करेंगे भी, इसी तरीके से रिलेट करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये आपका फ्रेम हुआ था कि संगम साहित्य किस भाषा में आपका लिखा गया है।
तो संगम साहित्य के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, मैं जो लिख रहा हूँ वो तो इम्पोर्टेंट है, बाकी मैं जितने भी वर्ड बोल रहा हूँ, आपको कौन सी दिक्कत है, आपके पास क्या प्रॉब्लम है, आपके घर में आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक है कि नहीं है, एग्जाम में किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप टिक करोगे, आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप नहीं टिक कर पाओगे, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो अभी जितनी भी माइंड में चीज़ें हैं उसको साइड में रखो। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ इसको दिमाग में बैठाओ, और अगर आप रेगुलर रहोगे तो दिमाग में बैठेंगी ये चीज़ें। तो अगले क्वेश्चन, आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो था आपका संगम साहित्य। अगर ये क्वेश्चन एक नॉर्मली सा पूछा था कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो आपका जो संगम साहित्य है ये तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक, ये तमिल भाषा में लिखा गया है। अब बट हमको तो सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हमको इतना पढ़ना होता तो हम किसी दूसरी जगह होते। आपको पढ़ना है यहाँ से। तो यहाँ पे पढ़ने का फायदा आपका ये होगा कि हम सारी चीजें यहाँ पे रिलेट करेंगे। मैंने बताया ना कि एक क्वेश्चन को लेके उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं सारा का सारा हम डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस करेंगे। तो संगम साहित्य के बारे में बात करें तो मैं जो बोल रहा हूँ इसको आराम से सुनो। देखो, जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में जैसे जो मौर्य वंश थे, गुप्त वंश थे, ये सारे वंश आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इनके साथ ही आपका जो दक्षिण भारत है, ये जो मौर्य वंश और गुप्त वंश, ये सारे वंश थे आपका, ये उत्तर भारत में थे। इसी तरीके से जो दक्षिण भारत में थे, मैं लिख भी दे रहा हूँ, जैसे उत्तर भारत में, उत्तर भारत में आपके मौर्य वंश थे। ठीक, आपके गुप्ता वंश थे, गुप्ता वंश थे। तो अगर मैं मौर्य वंश लिख रहा हूं तो यहाँ पे आपको, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो पिछले वीडियो से, तो आपको यहाँ पे याद आ जाना चाहिए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, ये सारी चीज आपको रिलेट हो जानी चाहिए। अब हाँ, हम बात कर रहे थे संगम साहित्य के बारे में, तो उत्तर भारत में ऐसे बहुत सारे वंश थे। उसके बाद इसी तरीके से जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत में भी आपके कुछ वंश थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जब उत्तर भारत में मौर्य इत्यादि वंश चल रहा था, तो उसी समय दक्षिण भारत में भी आपका संगम काल चल रहा था। दक्षिण भारत में भी आपका संगम काल चल रहा था। और ये जो आपका था, ये 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच में था। तो आपका यहाँ पे संगम काल चल रहा था। इसमें कई तरह के कवि की बैठक होती थी। ठीक है, ये जो संगम काल था, यहाँ पे कई कई कवियों की बैठक होती थी। ठीक, इसमें जो आपका कविताएं होती थी, जो आपका कविताएं होती थी, कविताएं लिखी जाती थी, आपका जो क्या कहते हैं, किताबें लिखी जाती थी। ठीक, किताबें लिखी जाती थी। तो इन्हीं संगम काल में कविताएं और किताबों की जो प्रचलन था लिखने का, ये बहुत ज्यादा बढ़ा। ठीक है, और इन्हीं किताबों से हमें संगम काल के बारे में, या उस समय जो समकालीन थे उसके सब सभी के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन ये फ्रेम होता है संगम काल से कि आपका ये संगम काल मतलब कि इनमें आपके कविताएं लिखी जाती थी, किताबें लिखी जाती, तो ये एक बैठक होती थी। तो ये बैठक कहाँ कहाँ पे हुई है, क्वेश्चन ये आपका फ्रेम होता है। तो सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो आपकी मदुरई में हुई थी। ठीक है, मदुरई आपका दक्षिण भारत का एक शहर है। मदुरई में हुई थी, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो महर्षि अगस्त्य कर रहे थे। ठीक है, अगस्त्य ऋषि कर रहे थे, जो आपकी पहली बैठक हुई थी। जो दूसरी बैठक हुई थी वो आपका कपाटपुरम में हुई थी, कपाटपुरम में। और इसकी भी अध्यक्षता आपके कर रहे थे अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि। और आपकी जो तीसरी आपकी जो बैठक हुई थी वो आपका मदुरई या उत्तरी मदुरई कह सकते हैं, उत्तरी मदुरई में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो नक्कीरर कर रहे थे। इतना समझ में आया। सबसे पहले हमने संगम साहित्य के बारे में बात किया कि ये किस लैंग्वेज में है, तो ये आपका तमिल लैंग्वेज में लिखा गया। और इसकी जो बैठक थी, पहला मदुरई, दिमाग को खोलो, मैं जो बोल रहा हूँ समझो, इधर देखो, माइंड को डाइवर्ट मत होने दो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो पहली बैठक थी वो मदुरई में थी। आपका जो क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कौन कर रहा था, आपकी अगस्त्य ऋषि कर रहे थे। दूसरी बैठक कहाँ पे हुई, कपाटपुरम में। अध्यक्षता कौन कर रहा था, अगस्त्य ऋषि। आपकी जो तीसरी बैठक हुई
वो उत्तरी मदुरई या मदुरई में हुई, जिसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो नकीरर कर रहे थे। इतने समझ में आया? अब इसी संगम काल में 3 जो वंश थे वो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस थे। पहला वंश था आपका चेरी, ठीक है? पहला वंश था आपका चेर, पहला वंश था आपका चेर, दूसरा वंश आपका था चोल और तीसरा वंश था आपका पांड्य। ठीक। अगर हम इनके एक क्वेश्चन ये भी फ्रेम होता है कि आपका जो चेर वंश का जो राष्ट्रीय प्रतीक क्या था, राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? जैसे अभी हमारे प्यारे भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका ये मैंने पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया था ना। अगर आप पिछला वीडियो देखे हो तो आपको चीजें रिलेट कर रही होंगी। क्या कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? वो आनंद मठ से लिया गया। रचयिता कौन थे? आपके रचयिता थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी। आपका राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रगान जनगण मन है। इसको किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर से क्या आपको याद आएगा कि तुरंत आपका जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, वहां पे इन्होंने एक बांग्ला के लिए अमार सुमार बांग्ला नाम की एक वो लिखा था, एक कविता लिखी थी। जब बांग्ला का विभाजन हो रहा था तो वही वही जो कविता है आज आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। समझ में आया? तो ऐसे रिलेट करोगे चीजों को। तो बात करते हैं चेर का। चेर का जो राष्ट्रीय चिन्ह था ये था आपका धनुष, चेर वंश का। तो ये आपका था धनुष। धनुष। और चोल वंश था, चोल वंश का आपका था बाघ। और आपका जो पांड्य वंश था, पांड्य का था आपका वो क्या आपका था मछली, मछली, हाँ, मछली। तो ये इनके राष्ट्रीय चिन्ह हुआ करते थे। इतना समझ में आया? अब आगे बात करते हैं। देखो एक दो और बुक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता ये क्वेश्चन पूछ ले। और आपका ये जो एक बुक है आपका, ये क्या कहते हैं, एक सीडीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, वो तोलयप्पन कौन सा था? तोल काप्यम, हाँ तोल काप्यम आपका था। तोल काप्यम, ये आपका तोलकाप्पियन, ये सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। समझे कि तोलकाप्पियन किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, तो ये आपका एक तमिल व्याकरण है। तमिल व्याकरण है। इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था एक तोलकाप्पियर नाम के एक रचनाकार थे। इसको लिखे थे तोल तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम नाम के एक रचनाकार थे। इन्होंने आपका क्या लिखे थे? तोलकाप्पियर था शायद, हाँ तोलकाप्पियर था। तोलकाप्पियर। अरे यार, तोलकाप्पियर नाम के एक रचनाकार थे। इन्होंने क्या लिखा था? तोलकाप्पियम नाम की एक संस्कृत व्याकरण लिखे थे। ठीक है। अब तोलकाप्पियम हो गया। और ये कब लिखा गया था? जैसे आपका बौद्ध संगीत ही हुआ था ना, कि फर्स्ट बौद्ध संगीत, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे आपका संगम काल में भी आपकी 3 बैठक हुई थी। ठीक है, तो ये आपका कब लिखा गया? द्वितीय संगम संगम काल में। ठीक है, द्वितीय में लिखा गया था ये। द्वितीय बैठक में लिखा गया था। अब एक जो एक और बुक है, एक सिलप्पाधिकारम। सिलप्पाधिकारम, ठीक है। एक, यार सही से नहीं लिख पा रहा हूँ इसमें। हाँ, सिलप्पाधिकारम, ठीक है। सिलप्पाधिकारम ये लगभग 3000 वर्ष पहले लिखी गई थी। समझ में आया? और इसके जो रचयिताकार थे वो थे इंग्लो आदिगल, इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल। अच्छा, मैं इसके बारे में यार एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी तो यार आजकल कोई देखते नहीं सारे लोग इंस्टा पे व्हाट्सएप इसी में बिजी रहते हैं। आपका मैं जो छोटा था तो मेरी दादी और दादा लोग, यार मेरे नाना लोग स्टोरी सुनाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो आप थोड़ा बचपन जी लेते हैं, एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से समझना। ये जो आपका था, ये यार क्या 3000 वर्ष पहले नहीं था शायद, क्योंकि 3000 पहले वर्ष बहुत पुराना हो जाएगा। ये आपका 1700 से 1800 वर्ष पहले आपका था। हाँ, तो स्टोरी की बात हम कर रहे थे। स्टोरी में आपका ये था कि एक यहाँ पे एक महिला थी, उसका नाम था कर्णगी। ठीक है, कर्णगी, कर्णगी। और आपका एक पुरुष था, उसका नाम था कोवलन।
कुवलन। तो ये जो कर्णगी थी और कोवलन, ठीक है, इनके मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ कि ये जो कोवलन था पुरुष, ये पहले अमीर थे, उसके बाद फिर इनका किसी से अफेयर हो गया, फिर वहां पे 2-3 साल रहे, उसके बाद फिर गरीब हो गए, फिर ये जंगल में भटकते रहे। तो उसके बाद फिर जो कोवलन थे ये किसी दूसरे राज्य में चले गए, और वहां पे ये सोचे कि वहां पे जाके बस जाएंगे। तो वहां पे कुछ दिन रहे कौन, आपका ये कोवलन और कर्णगी, ये वहां पे रहे। वहां पे रहने के बाद एक इनकी जो कर्णगी थी, इनके पास आपका क्या था, इनके पास पायल था, ठीक है। पायल में आपके जड़े हुए थे कौन, रत्न जड़े हुए थे। पायल में रत्न, ये क्यों बता रहा हूँ इसको भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो पायल में रत्न जड़े हुए थे, पायल, हाँ, पायल में रत्न जड़े हुए थे। तो ये कर्णगी बोली कि कोवलन से कि आप चले जाओ, ये जो पायल है इसको आप बेच दो, और बेचने के बाद फिर जो भी आपकी मुद्रा प्राप्त हो, ये जो भी पैसे प्राप्त हो, उसको बेच के आप व्यापार कर लेना। तो क्या कहते हैं कि उन्होंने बोला ठीक है। तो ये कोवलन गए एक सेठ के पास, ठीक है, उस सेठ के पास ये क्या बेचे, आपका जो पायल था इन्होंने वहां पे बेच दिया। अब जब बेचा तो वो जो नए नगर में गए थे, वहां का जो आपका कौन था, वहां का था राजा, वहां का राजा था वो बहुत न्यायप्रिय था। और इसी राजा की एक जो रानी थी, उसका पायल खो गया था, ठीक है। जब खो गया था, तो जैसा पायल खोया था वैसा ही सेम पायल कर्णगी के पास था। और ये जो कर्णगी के पास था, जो सेठ था, सेठ कहाँ गया, ये रहा, जो सेठ है, सेठ तुरंत राजा को अपने इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे एक पायल आया हुआ है, और वो पायल जैसा महारानी साहिबा का पायल खोया था वैसा ही था। तो ये राजा जो थे न्यायप्रिय थे, तुरंत अपने सैनिकों को भेजे। इनको लगा कि कोवलन क्या है, आपका चोर है। तो इन्होंने तुरंत आपको कोवलन के भेजे, बिना इसकी बातचीत किए तुरंत कोवलन की हत्या कर दी गई। अब जब कोवलन की हत्या हो गई, तो ये जो कर्णगी थी ये बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। अब क्रोधित हुई तो ये कहाँ पे गई, ये गई, ये आपकी गई राजा के दरबार में, ठीक है। राजा के दरबार में गई। अब जब दरबार में गई तो इतनी क्रोधित हुई, बोली, हे मूर्ख, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ इसमें, ये बोली कि हे मूर्ख, तुम इतने बेवकूफ हो कि तुमको इतनी समझ नहीं है कि तुम वहां वहां पे गए डायरेक्ट, तुरंत उसकी हत्या कर दी बिना उसका पक्ष सुने। तो राजा ने बोला कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि उसने चोरी नहीं की थी। तो कर्णगी जो थी ये अपने दूसरे पायल का, दूसरे पैर में जो पायल था उसको निकाल के दी। जब राजा ने इसको क्या कहते हैं मैच करवाया, तो कर्णगी का पायल और कर्णगी के दोनों पायल मैच हो गए, क्योंकि जो कर्णगी का जो पायल था उसमें रत्न था, और जो रानी का जो पायल था उसमें मोती थी। तो ये दोनों जब अलग अलग हो गए तो आपका उनको राजा को एहसास हुआ कि हाँ मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। तो तुरंत उसने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। इतना न्यायप्रिय राजा था, सोचो। आजकल के जमाने में थोड़ी हो पाएगा, बोल देगा भाई गलती हो गई यार। आजकल तो प्रैंक चल रहा है कि यार मुझसे गलती हो गई यार, मैं तो प्रैंक कर रहा था, और सब लोग हंसी मजाक भी करते हैं। तो तुरंत इसने क्या किया, राजा ने आत्महत्या कर दिया, आत्महत्या कर लिया। लेकिन जो कर्णगी थी, इतने से जी, मतलब इतने से इनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तुरंत इन्होंने जो अपना पायल था उसको उठाई, और बोली कि मतलब उसमें आपका तुरंत बोली कि आपका जो देवी देवता होते हैं उनसे बोली कि अगर मैं पतिव्रता हूँ, अगर मैं अपने पति की अच्छे से सेवा की हूँ, और तो इस नगर के जितने भी छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, और जितनी भी पतिव्रता स्त्री हैं, उनको छोड़ के सारे नगर भस्म हो जाए। और ये कहते हुए श्राप दी, और तुरंत अपना पायल उठाई, और क्या की, पायल उठा के तुरंत पृथ्वी पर फेंक दी। तुरंत वहां से एक ज्वाला उत्पन्न हुई, अग्नि उत्पन्न हुई, और अग्नि उत्पन्न होते ही तुरंत क्या कर डाली, तुरंत आपका सारे लोग भस्म हो गए। उतने में भी क्रोध शांत नहीं हुआ, क्रोध अग्नि जल जल ही रही थी। तो आपका क्या, आपकी एक माता उतरी, मीनाक्षी माता, ठीक, मीनाक्षी माता, ठीक है, मीनाक्षी माता उतरी, और इन्होंने इनका क्रोध शांत करवाया। तो उसी जगह पे मीनाक्षी माता का क्या है, मंदिर। अगर कोई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेरा तो बचपना ही यार उधर ही गुजरा है, तमिलनाडु में। तो वहां पे है मदुरई नाम की जगह पे, एक बगल में मीनाक्षी मंदिर है, वहां पे दर्शन किया जाता है। इनको कर्णगी को कर्णगी अम्मा बोला जाता है। और ये जो शिल्पाधिकारम जो पुस्तक लिखी गई ना, इसका शिल्पाधिकारम का मतलब होता है निपुर, नुपुर, जिसका मतलब होता है पायल की कहानी।
समझ में आया कि मीनाक्षी मंदिर की कहानी क्या है? तो ये चीज है। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, झूम कल्टीवेशन की। तो झूम कल्टीवेशन वो चीज जो होती है कि यहाँ पे ठीक है, आप 5 सेकंड रेस्ट कर लो। 1 2 3 4 5 हो गया। चलो चलो चलो, खत्म। इधर देखो, जो झूम कल्टीवेशन है, झूम कल्टीवेशन में वो होता है कि आपका इसमें ये एक ऐसे कृषि होते हैं जिसमें पहले वनस्पति को, वृक्ष और वनस्पतियों को वनस्पतियों को पहले काटा जाता है। काटने के बाद इनको जलाया जाता है। ठीक है। इनको काटा जाता है, उसके बाद जलाया जाता है, उसके बाद उसी स्थान पे छोड़ दिया जाता है। फिर जब ये कुछ दिन बाद ये उपजाऊ हो जाते हैं, इनकी जो मिट्टी होती है ये उपजाऊ हो जाती है, तो वहां पे ये क्या करते हैं, ये आपकी प्रॉपर हल से, जो लकड़ी के हल होते हैं, लकड़ी के हल से ये वहां पे जुताई करवाते हैं। और जुताई करवाने से जमीन उपजाऊ ही रहती है। फिर यहाँ पे आपका खेती करते हैं। इतना समझ में आया? अब ये क्या कहते हैं, हाँ ये जो, हाँ ये उपजाऊ होने के बाद ये खाद वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, कौन, ये जो वृक्ष को जलाया जाता है, जला के काट के छोड़ दिया जाता है। अब ये बात करते हैं कि ये कहाँ पाई जाती हैं। ठीक। तो ये कहाँ ऐसी, मतलब खेती कौन से, और हाँ, ये जो झूम कल्टीवेशन है ना, ये आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। शिफ्टिंग का मतलब होता है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। ठीक। आपका पूछ सकता है कि झूम कल्टीवेशन आपकी कौन सी कल्टीवेशन है। ठीक, तो स्थानांतरित कृषि है। तो हम बात कर रहे थे ये कहाँ पे होती है। तो ये मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, और कौन से, आपका जैसे आपका असम हो गया, असम हो गया, आपका मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया, आपका कौन सा, आपका मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया, आपका नागालैंड हो गया, नागालैंड हो गया। अब इतना, अब क्या अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो असम देख के कुछ याद नहीं आ रहा है? बोलो बोलो। असम देख के आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हाँ, असम का जो डांस है वो आपका बिच्छू है। ठीक है। आपका मणिपुर का डांस है वो मणिपुरी है, यहाँ पे क्लासिकल डांस होता है। ठीक। मणिपुरी। और अगर क्लासिकल का आपने, ये आपका क्लासिकल डांस फॉर्म है। क्लासिकल का जैसे आप नाम सुन रहे हो तुरंत आपको, क्या तमिलनाडु का भारतनाट्यम नहीं याद आ रहा है? क्या केरला का आपका मोहिनीअट्टम नहीं याद आ रहा है? क्या आपका उत्तर प्रदेश का कथक नहीं याद आ रहा है? क्या आपका उड़ीसा का ओडिसी नहीं याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्लासिकल डांस फॉर्म हो गया। मिजोरम की बात करते हैं। तो मिजोरम में आपका क्या कहते हैं, हाँ मिजोरम में आपका एक चिरू करके डांस फॉर्म है। इसकी स्पेलिंग CHROW, चिरू करके है। यार इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना। हाँ, चिरू करके है। और इसको क्यों किया जाता है, देखो जो मिजोरम के लोग होते हैं ये एक खेती करते हैं। इनका जो प्रमुख खेती है वो चावल की खेती होती है। ठीक है। तो जब चावल पक जाता है तो पकने के उपलक्ष्य में ये वहां पे नृत्य करते हैं। और नृत्य कैसे करते हैं, ये अपने जो बांस होते हैं उसको, बांस को बांध के, ठीक है, बांस को पकड़ के नृत्य करते हैं। तो वही जो पक जाता है आपका क्या, फसल, फसल जब पक जाती है उसी के उपलक्ष्य में मिजोरम वाले डांस करते हैं। इतना समझ में आया? और आपका जैसे नागालैंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका आलू यट्टू करके है, हाँ शायद आलू यट्टू करके एक डांस है। ठीक। तो झूम कल्टीवेशन से इतना चीजें याद करना। अब ये नहीं कि यहाँ पे आप याद कर लो भूल जाओ। अगर मैं कहीं पे भी क्लासिकल डांस के बारे में, क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में याद करूँ तो तुरंत आपको, और आपको रिलेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं वहां पे डिस्कस करवाऊंगा। ये ना बोलना कि नहीं भैया मुझे नहीं याद है। तुरंत आपको मणिपुर का मणिपुरी, तमिलनाडु का भारतनाट्यम, केरला का मोहिनीअट्टम, और उड़ीसा का ओडिसी, इतनी चीजें याद आना चाहिए। असम के बारे में तुरंत आपको याद आना चाहिए कि बिच्छू इसका डांस है। ठीक है। तो ये सारी चीजें। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये आया था कि मलाज खंड में किस चीज का उत्पादन होता है और ये कहाँ है। तो मलाज खंड के बारे में बात करें तो मलाज खंड में आपका तांबे के उत्पादन होता है। ठीक, तांबे का उत्पादन। और मलाज खंड है कहाँ पे, ये बालघाट में है। ठीक है, बालघाट में। अब बालघाट कहाँ पे है, ये आपका मध्य प्रदेश में है।
इतना समझ में आया? ये आपका है मध्य प्रदेश में। और इसी इसी शहर में आपका एशिया की सबसे बड़ी खदानें हैं। बालघाट में आपका एशिया की सबसे बड़ी खदानें हैं, सबसे बड़ी खदानें हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में कुछ और खदानें हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपका भरवेली नाम के जगह पे, भरवेली नाम के जगह पे आपका एक खदान है, वो मैग्नीज का उत्पादन होता है यहाँ पे। ठीक है, मैग्नीज का। आपका सुहागापुर है, सुहागपुर में आपका होता है कोयला का। ठीक, इसके नीचे आपका गुंडवारा है, गुंडवारा है, गुंडवारा में आपका चूना पत्थर का होता है, चूना पत्थर का, चूना पत्थर का आपका ये होता है। और आपका हीरा है, हीरा आपका पन्ने पन्ना नाम की जगह पे होता है। और ये जो गुरुद्वारा है ये कटनी नामक एक जगह पे मिलता है। कटनी पता है, आप जब तमिलनाडु जाने लगो, क्योंकि मैं जाता था तो रास्ते में कटनी, सतना, आपका गुंडोरू, ये सारी जगह पड़ती थी। तो आपका मध्य प्रदेश में कटनी नाम की एक जगह है, तो वहीं पे आपका गुरुद्वारा है, वहां पे आपका चूना पत्थर की खदानें हैं। ठीक, तो आपका अगर मैं मेरा देखो, अगर मुझे बताने का मतलब होता कि आपका मलाज खंड में आपका क्या, मलाज खंड में किस चीज का उत्पादन होता है, किस चीज की खदान है, तो मैं तांबा बता के आगे निकल जाता। लेकिन नहीं, मुझे और सारी चीजें रिलेट करवानी। अगर मैं कभी भी मध्य प्रदेश की बात करूं, ठीक है, तो तुरंत आपको बाल घाट की याद आनी चाहिए, तुरंत आपका मलाज खंड की बारे मलाज खंड की याद आ जानी चाहिए, तुरंत आपको बाल घाट, तुरंत आपको ये याद आ जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक जगह है बाल घाट, वहां पे एशिया की सबसे बड़ी खदानें हैं। ठीक है, तुरंत आपको गुरुद्वारा याद आना चाहिए, कटनी याद आना चाहिए। ठीक है, चूना पत्थर आपके गुरुद्वारा पे, गुरुद्वारा में खदानें हैं। इतना समझ में आया? क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो ये क्या कहते हैं आपका, हाँ, अगर मैं मध्य प्रदेश के बारे में बात करूँ तो सारी चीजें, क्योंकि अभी शुरुआत है, आगे आगे चीजें हम जितनी बार डिस्कस करेंगे ना, तो मध्य प्रदेश का कम से कम, हाँ, 100 बार नाम याद आएगा। और 100 बार अगर आएगा तो अगर आपको एक बार नहीं याद आया, 2 बार नहीं याद आया, 10वीं बार में आपको सारी चीजें रट जाएंगी। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं घोटुल सिस्टम की। तो यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तो आपको बताता हूँ। तो देखो, घोटुल सिस्टम में ये होता है कि ये आपका एक संयुक्त आवास इसमें दे दिया जाता है। और ये एक जनजाति भी है। ठीक है, घोटुल। तो ये आपको एक संयुक्त आवास दे दिया जाता है। और इसमें क्या होता है पता है? इसमें होता है कि जो आपके अविवाहित अविवाहित जो आपके पुरुष होते हैं और आपकी अविवाहित ही महिला, इनको साथ में रखा जाता है। ठीक है, एक टाइप का लिव इन रिलेशनशिप के बारे में हम बोल सकते हैं। लेकिन इसमें जो मुखिया होते हैं वो साथ रहते हैं। ठीक, मुखिया आपके साथ रहते हैं। और ये सिर्फ एक के साथ नहीं होता है, जैसे आदमी काम किया, अपने दिन भर काम किया, उस रात में इनको ऐसे जो टीन होती है ना हमारे यहाँ, ये टीन होती है, ये घर होता है। अब पहले हम साड़ी का किनारा बनाते, अरे सॉरी, पहले अगर आर्ट बनाते थे तो हमको यही घर आता था ना। ये क्या कहते हैं, ऐसे घर बना देते थे, ऐसे एक चाय वो बना देते थे, यहीं पे आपका था ये क्या कहते हैं, हम आपका दरवाजा बना देते थे। मैं तो बहुत बनाया। तो यहाँ पे आपका हो गया क्या, ये यहाँ पे आपका हो गया एक, मतलब ऐसे घर बना देते थे। और ये बहुत से घर ऐसे बनते थे, ठीक है, बगल में। ठीक, बहुत से घर ऐसे बने रहते हैं। और सब में एक 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 जोड़ा रहता है इसमें। ठीक है, और किसके, मुखिया के मर्जी से। ठीक है, और सारे के सारे अविवाहित रहते हैं। इतना समझ में आया? ओके। अब बात करते हैं जो इस स्लाइड का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। इसको मैं बता रहा हूँ, इसमें इतने ज्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने ज्यादा कि आप एक बार देख लेना, गूगल कर लेना, या कोई भी आपकी बुक उठा लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से या तो गांधी एरा से पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। मैं आपको इसको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक, अब बात ये हुई कि आपका जो 1927 में, 1927 में इंडिया में एक कमीशन आता है। ठीक है, मैं आपको इस लेवल पे बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, उस बिहार पे आप एक एक चीज समझना। ठीक है, और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है यार, आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो इंडिया में आप आता है क्या, एक कमीशन।
एक कमीशन आता है, उस कमीशन का नाम क्या रहता है? साइमन कमीशन। ठीक। आपका ये आता है साइमन कमीशन। इस कमीशन में ये क्या होता है कि इसमें, मैं हिंदी में लिखता हूँ ज्यादा सही रहेगा। हम्म। साइमन कमीशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी आपके जो इसमें जितने भी आपके व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे अंग्रेज थे। ठीक, सारे के सारे अंग्रेज थे। और कितने थे? लगभग 7 मेंबर थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। समझ में आया? अब रिपोर्ट ये क्या करते थे, ये रिपोर्ट बनाते थे हमारे ऊपर। ठीक, इस कमीशन में ये था कि ये रिपोर्ट बनाएंगे हमारे ऊपर। अब जब सारे के सारे अंग्रेज रहेंगे तो वो ऑब्वियसली सी बात है कि भारत के लोग के खिलाफ ही बनाएंगे कि या कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इनके खिलाफ ही बनाएंगे। तो इसमें जो हमारा डिमांड थी कि इसका जो विरोध करके किया जा रहा था, वो इसलिए किया जा रहा था कि भारतीय चाहते थे इसमें इनको भी सदस्यता मिले। ठीक है। मैं जो लिख रहा हूँ वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या डायलॉग बना है यार। मैं जो बोलता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डिफिनेटली करता हूँ। ठीक है, जोक जस्ट अपार्ट। तो मैं जो लिख रहा हूँ वो तो इम्पोर्टेंट है, जो नहीं लिख रहा हूँ इसको भी आप एकदम ध्यान से सुनो। सारी टेंशन सारी चीजें अलग से अपने साइड में रखो, जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। तो आपका जो 1927 में, चार्ज में लगा लूं यार। हम्म। आपका 1927 में क्या हुआ? आपका साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन में सारे के सारे जो थे सदस्य वो अंग्रेज थे, और इसका विरोध किया गया। ठीक है। इसके विरोध में आपका क्या हुआ? इनका विरोध किया गया साइमन गो बैक के नारे से। आपने बहुत पोस्टर देखी होगी। और एक शायद ये 17 तारीख को एक क्वेश्चन आया है, उसमें आपका साइमन गोबैक से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आपका साइमन गोबैक के स्लोगन से इसका विरोध किया गया। विरोध क्यों किया गया? क्योंकि भारतीय भी चाहते थे कि इनमें इनको भी सदस्यता मिली जाए। तो इसका विरोध साइमन गोबैक से नारे से हुआ। सबसे पहला आपका विरोध हुआ मुंबई में। ठीक है। आपका ये पहला विरोध हुआ, आपका विरोध हुआ ये आपका हुआ मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। और आपका जो दूसरा मुंबई के साथ साथ आपका लाहौर में भी विरोध हुआ। और लाहौर में ही जब आपका विरोध हो रहा था, साइमन गोबाई के नारे लग रहे थे, तो वहां पे लाला लाजपत राय, वहां पे लाठी चार्ज कराई गई। ठीक है, कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में लाठी चार्ज कराई गई। वहीं पे आपके कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी थे। इन पर लाठीचार्ज हुई, और यहीं पे नारा लगाते हुए इनके गंभीर रूप से घायल हो गए, और 10 से 15 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। बाद में बदला लिया गया, भगत सिंह जी ने इनकी मौत का बदला लिया। लेकिन जो खामियाजा भुगता गया यार, वो तो नहीं आ सकते हैं ना। तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई यहाँ पे। अब क्या होती है कि 1928 में, 1928 में क्या आता है? 1928 में आपका आता है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में क्या होता है कि नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया कि इंडिया को एक साल में डोमिनियन स्टेट का दर्जा डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। मैं लिख भी देता हूं। यहाँ पे ये कहा गया कि भारत को एक साल के अंदर, एक साल के अंदर क्या किया जाए? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। अगर नहीं दर्जा आप देते हो एक साल के अंदर, तो आपका क्या होगा? भारत पूर्ण स्वराज, भारत में जितने भी लोग थे, इन्होंने बोला कि हम पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बना लेंगे। पूर्ण स्वराज का। और ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ये आपका, क्या कहते हैं, हाँ, डोमिनियन स्टेट जो है आपका, ये डोमिनियन स्टेट बनाया गया। अब क्या होता है 1929 में? यार बाद में जगह कम पड़ जाएगी ना। चलो लिखते हैं। हाँ, अब 1929 में क्या होता है? 1929 में आपका रावी नदी के तट पर, अब रावी जैसे नदी आप देख रहे हो ना, तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है। गंगा नदी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जिसकी उत्पत्ति आपकी उत्तराखंड के आपके गंगोत्री नाम की जगह से होती है। आपका ये क्या कहते हैं,
हाँ, ये 2525 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है, सारी चीजें आपका जैसे नदी आप देख रहे हो तुरंत याद आना चाहिए। अगर याद नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट वहां पे जाओ, उस स्लाइड पे तुरंत सारी चीजें पढ़ो। ठीक है। तो आपका रावी नदी के तट पर 1929 में लाहौर में आपका जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज इंडिया का लक्ष्य बनाया गया। ठीक है, रावी नदी के तट पर जिसकी आपकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से याद आया, पिछले वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन कौन था कि जवाहरलाल नेहरू जी का टाइम पीरियड क्या था? तो इनका टाइम पीरियड था 1947 से 1964 तक। ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए थे। प्रधानमंत्री से कितनी सारी चीजें हमने रिलेट किया था ना। आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 में है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आर्टिकल 75 करेगा, जिसकी अध्यक्ष, हाँ ठीक है। तो आपका ये इतनी सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कि हाँ, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। और यहीं पे आपका पोर्ट स्वराज को इंडिया में लक्ष्य बनाया गया। कहाँ पे? 1929 में रावी नदी के तट पर। कहाँ पे आपका पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया गया। अब बात करते हैं 1930 जब आता है। देख रहे हो कितने सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं? 1927, 28, 29, 30। और मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। तो जब आपको कुछ भी नहीं आता है तो इतनी जब बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा तो आप चीजें रिलेट कर पाओगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी कब हुई थी? ये तो मैं तुरंत बताऊं निकल जाऊं, किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में नहीं। लेकिन चीजों को समझना है ना, कि उसके बैकग्राउंड को समझना है। तो आपका क्या हो गया? 1930 ईस्वी को आपका क्या हुआ था? 1930 ईस्वी को गांधी जी पैदल चले और नमक हाथ को लेके, आपका जो नमक था उसको हाथ में लिए। और अ, अंग्रेजों ने जो आपका नमक कानून बनाया था, अंग्रेजों के नमक कानून नहीं बनाने को, इन्होंने वो कानून तोड़ दिया, नमक को हाथ में लेके। ठीक है। उसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के फर्स्ट फेज की यहीं से शुरुआत की गई, जो आपका साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू किया था। इतना समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पे ये हो गया कि अब यहाँ पे जब इन्होंने शुरुआत कर दी है तो अंग्रेजों को ये लगा कि इंडिया के मन में अब हर हर हिंदुस्तानी के मन में ये हो गया था कि देखो यहाँ पे आपका तुरंत आपका साइमन कमीशन आया था, तो यहाँ पे विरोध हुआ। फिर नेहरू रिपोर्ट आई, यहाँ पे इन्होंने डोमिनेट किया कि हमको डोमिनेंट स्टेट का दर्जा मिला जाए। फिर तुरंत पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई। फिर 1930 में महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, आपका महात्मा गांधी जी नमक कानून को तोड़ दिए। तो आपका जब इतनी सारी चीजें हुई तो आपका अंग्रेज को थोड़ा ना थोड़ा डर लगने लगा कि नहीं यार, अब भारत के जो लोग हैं वो थोड़े एक्टिव हुए हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ चीज नहीं किए तो ये चीज अब भड़क सकती है, क्योंकि पहले भी 1857 की क्रांति हुई थी। वहां पे इन्होंने किसी की नहीं सुनी थी और वहां पे आपका दिक्कत हो गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं तो इन्होंने एक यहाँ पे बैठक बुलाई। ठीक है, तो समझ में आया कि बैठक किस लिए बुलाया गया? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अभी इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो एक एक चीज को तोड़ के रख दूंगा मैं समझाने में। तो हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो आपका जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। 12 नवंबर 1930 से 19 जैन 1931 तक हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि जब अच्छा हाँ, अगर राउंड टेबल के बारे में बात किए जाए तो देखो यार, जितने भी कॉन्फ्रेंस होती हैं आजकल के जमाने में, 2024 या उससे पहले में भी, तो आपके ये जैसे आपका क्या कहते हैं, किसी जगह के नाम पे रख दिया गया, या फिर जैसे किसी किसी भी और चीज है उसके नाम पे रख दिया गया, तो किसी ना किसी नाम पे रख दिया। अब देखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसका रखा गया, तो राउंड टेबल मतलब आपका हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक एक लोग बैठे गए। देखो, जो नॉर्मल टेबल होती है वो आपका इस तरह होती है। आपकी जो नॉर्मल टेबल होती है वो आपकी इस तरीके से होती है। यहाँ पे एक लोग बैठेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन जो हेड होगा वो यहाँ पे बैठता है। लेकिन जो राउंड टेबल होती है वहां पे आपके चारों तरफ कोई ना कोई बैठा रहे, तो इसमें ये नहीं पता चलता है कि हेड कौन है। तो इसमें एक भारतीयों को ये भी सही लगा कि नहीं यार, हमको अभी तक तो भारत के जो लोग थे वो तो बैठ नहीं सकते थे, बैठ के इनके सामने ही नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने चाल दिखाई, इनको अपने साथ बैठाया। तो इनको लगा कि हाँ, हमको इनकी बात लेनी चाहिए थी। लेकिन ये अंग्रेजों की एक चाल थी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका 12 नवंबर 1930
डेट याद कर लो, 12 नवंबर 1930 से आपका कब हुआ था, 19 जनवरी 1929, तो 1931 को ये आपका कहाँ पे हुआ था, ये आपका हुआ था लंदन में। ठीक है, लंदन में हुआ था। इस यहाँ के जो उस टाइम वायसरॉय थे, वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। और इसमें क्या हुआ, इसमें वही जो आपका एम था, साइमन कमीशन पे इन्होंने चर्चा किया कि हाँ भैया आपको क्या दिक्कत है, दीदी आपको क्या दिक्कत है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कांग्रेस, कांग्रेस ने इसने आपका कांग्रेस जो थी, ये इसको बायकॉट की। कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, फर्स्ट को। क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने आपका देखो, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, पहले में बायकॉट की, दूसरे में ज्वाइन की, तीसरे में इनविटेशन ही नहीं दिया गया था। ठीक, तो अभी हम सबके बारे में बात करते हैं। तो आपका कांग्रेस कांग्रेस बायकॉट की थी। ठीक, अब जब कांग्रेस बायकॉट की थी तो उस टाइम आपका जमाना था कांग्रेस का, कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आपके कर रहे थे गांधी जी। अब अंग्रेजों को पता था कि अगर गांधी जी ने इसको, कांग्रेस ने बायकॉट किया मतलब गांधी जी नहीं आए, तो यहाँ पे आपका जो भी निष्कर्ष निकाला जाएगा वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग चल रहे थे आपके गांधी जी के नक्शे कदम पे। समझ में आया। तो यहाँ पे पिक्चर आपके माइंड में बन रही नहीं होगी ना, एक एक चीजों की, 1927, 28, 29, 30, 30 में आपका क्या क्या हुआ साइमन कमीशन को लेके। तो गांधी जी आपके यहाँ पे आए, तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला गया। निष्कर्ष क्यों नहीं निकला गया, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने इसका बायकॉट कर दिया था, कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। अब जब इरविन को लगा कि यार कांग्रेस बहिष्कार कर दिए, तो इनको ये लगा कि यार हमको कांग्रेस के शामिल करना चाहिए। तो जब कांग्रेस को शामिल किया गया, तो वहां पे देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। देखो शुरू शुरू में जो आंदोलन होते हैं, वो भी आपके क्या कहते हैं कि एकदम जोर शोर से रहते हैं। पहले दिन आपके बहुत हजारों लोग रहते हैं, दूसरे दिन कम होते हैं, तीसरे दिन फिर कम, चौथे दिन फिर कम। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है ना, तो लोग कम हो जाते हैं। तो गांधी जी को पता था कि धीरे धीरे लोग कम होंगे। तो अब मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे इरविन ने एक आपका समझौता लेके आया था। उन्होंने बोला था कि हम और आप आपस में बात करते हैं। वो आया था दिल्ली, तो उन्होंने ये किया कि यार हम आप आपस में बात करते हैं, एक समझौता करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो उसी टाइम क्या हुआ था कि भगत सिंह जो थे, उन्होंने क्या किया था, इनकी फांसी का पीक टाइम चल रहा था। तो वहां के जो भगत सिंह जी के जो आपके अनुयायी थे, जो उनके बारे में उनको आदर्श मानते थे, उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, समझौता कर ले, क्या पता गांधी जी जो हैं वो आपका क्या करें, भगत सिंह की फांसी को रुकवा दे। तो गांधी जी के बारे में सब लोगों ने बात, गांधी जी से सब लोगों ने बात किया कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं, आपको भगत सिंह की फांसी रुकवानी चाहिए। तो वहां पे आपका क्या हुआ था, आपका हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले आपका हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट आपका कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, और इस पैक्ट में बहुत सारी चीजें रखी गई। जैसे आपका कांग्रेस और उसके सदस्यों, गांधी जी की मांग ये थी कि 5 मांग थी। पहली मांग ये थी, जैसे कांग्रेस और उनके सदस्यों की जो हड़पी संपत्ति थी, क्योंकि अंग्रेजों ने संपत्ति को हड़प लिया था, उसको वापस कर दिया जाए। दूसरा कि जो अध्यादेश और नियम थे यार, उनको रद्द कर दिया जाए। तीसरा था ये कि जो कैदी थे आपके, उनको रिहा कर दिया जाए। चौथा था कि जैसे जो नशीले पदार्थ थे, अफीम गांजा, इन सबको बंद कर दिया जाए। पांचवा था कि जो आपको नमक नमक को लेके कानून बनाया गया था, उसको खत्म कर दिया जाए। बट यहाँ पे गांधी जी जो फांसी थी भगत सिंह की, उसको रुकवाने में सक्षम नहीं रहे। कुछ लोग ये भी बताते हैं यार कि गांधी जी ने अच्छे से प्रयास ही नहीं किया। ये काफी डिस्प्यूटेड जगह, ये काफी डिस्प्यूटेड टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे, तो इस चीज के बारे में कुछ भी समझा नहीं गया। अब जब गांधी इरविन पैक्ट में आपका 1900, जब गांधी जी का इरविन पैक्ट हुआ, तो वहां से आपका अंग्रेजों ने जो डिमांड की वो थी आपका, ये क्या कहते हैं यार कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी ले लो आप। उसके बाद जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें आप भाग ले लो। समझ में आया। तो ये सारी डिमांड थी। और क्या कहते हैं, हाँ, तो जब गांधी जी आपका भगत सिंह जी की फांसी रुकवाने में असक्षम रहे, जब फांसी रुकवाने में असक्षम रहे, तो जब गांधी जी वापस लौट के आए ना, तो इनका काले झंडे से स्वागत किया गया। समझ में आया। तो उसके बाद आपका हुई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में ये हुआ था, और ये आपका 1931 में हुआ था, ठीक है। देखो यार, काफी चीजें इसमें सम अप हो रही हैं, तो टाइम लग रहा है, तो पेशेंस बनाना। मैं जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों को बना रहा हूँ, ठीक है। तो 1931 ईस्वी में ये हुआ था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये भी असफल रहा, ठीक है। असफल इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे गांधी जी जो थे वो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व बन के गए थे, और यहाँ पे कुछ लोग और भी थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, जैसे जैसे आपके जो डिप्रेस्ड क्लास भी गई थी, मुस्लिम लीग भी गई थी, तो ये सारी चीजें थे। तो सब लोग अपने अपने फायदे के बारे में बात कर रहे थे। जैसे जो आपके भीमराव जी थे, उन्होंने बोला था कि आपका क्या कहते हैं कि मुस्लिम लीग अपने मतलब जितने भी लोग थे उनके अलग अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे। तो वहां पे गांधी जी निराश हो गए, और वहां से वो चले आए। अब जब वहां पे चले आए तो फिर सोचे कि हाँ, तो इसका भी आपका कोई निष्कर्ष नहीं निकला गया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। और हाँ, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपका 1931 में हुआ, इसमें जो वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड विलिंगटन। विलिंगटन। और आपका जो इसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ वो आपका हुआ था 1932 में। और 1932 में कौन थे? 1932 में थे आपके लॉर्ड मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड, ठीक है। इतनी सारी चीजें समझ में आपको आनी चाहिए। तो आई थिंक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था, साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन की चर्चा के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ था। तो इतनी चीजें आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि डांडिया जो आपका ट्रेडिशनल फोक डांस है वो आपका किस राज्य का है? तो आपका जो डांडिया है वो आपका कहाँ का है? ये आपका है गुजरात का, ठीक। गुजरात का। गुजरात में एक और फेमस डांस है, फोक डांस है। वो कौन सा है? वो आपका है गरबा, ठीक, गरबा है। अब अगर इसी की बात कर रहे हैं आपका फोक डांस की, तो उत्तर प्रदेश में आपका कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आपका नौटंकी है, ठीक, रासलीला है, रासलीला है। इसके बाद आपका एक आ जाएगा क्या, कजरी है। इसके बाद आपका आ जाएगा छोरा नाम का एक और फोक डांस है, ठीक। आपका इसके बाद अगर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में आपका आ जाएगा क्या कहते हैं, झूमर। झूमर घूमर, घूमर, हाँ माफ कीजिएगा, घूमर है। घूमर के बाद आपका आ जाएगा सुइसनी, सुइसनी। और आपका आ जाएगा झूमा, ठीक। और महाराष्ट्र के बारे में बात करें, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपका आ जाएगा क्या, लावड़ी। रुको, महाराष्ट्र आपने देखा ना, महाराष्ट्र से कुछ याद आया, राजस्थान से कुछ याद आया? महाराष्ट्र में आपका क्या था, याद करो। अभी मैंने पिछले उसमें क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र में आपका क्या है। महाराष्ट्र में आपका है जो महाबलेश्वर नाम का एक जगह है, ठीक है। वहां से आपका कौन सी नदी ओरिजिन होती है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आपका कृष्णा नदी ओरिजिन होती है। और कहाँ से? महाबलेश्वर नाम की एक जगह है। समझ में आया? राजस्थान में आपकी कौन सी है? साबरमती, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप डिस्कस करना, ऐसी चीजें आप नोट्स बनाना कि एक चीजों से सारी चीजें याद कर लो। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा की, तो यहाँ पे आपका है झूमर। तो इतनी चीजें आप याद करना। इतना समझ में आया? अब आपका एक क्वेश्चन और है यहाँ आपका, ये है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो अगर एक वन लाइनर आंसर बात करते हैं यार इसकी, तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे, संस्थापक ये आपके कौन थे? ये आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग कौन थे? अब इन्होंने कब किया था? 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि आत्माराम पांडुरंग और आपका एमजी रनाडे, जिनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाडे रनाडे, तो आपका क्या कहते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक में दो चीजों में कंफ्यूजन होता है। देखो, ये संस्थापक है, लेकिन जो आपका एमजी रनाडे, एमजी रनाडे थे, इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। ज्वाइन क्या कब किया था?
सही से लिखता हूँ यार। राइटिंग बहुत गंदी होती जा रही है। आपका महादेव, महादेव गोविंद, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, ये थे, ये कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे जी ही आपका 1870 में, ठीक है, इन्होंने ज्वाइन किया था क्या? आपका प्रार्थना समाज। तो इस चीज में कंफ्यूजन मत रहना। आपको ऑप्शन में देगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। पहला आत्माराम पांडुरंग, दूसरा गोविंद एम जी रनाडे। तो इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है, ये संस्थापक नहीं थे। ये संस्थापक किस चीज के थे? ये संस्थापक थे पूना सार्वजनिक सभा के। पूना सार्वजनिक सभा के। और इसकी संस्थापक कब की थी? 1870 में। इतना समझ में आया? हाँ। अब बात करते हैं, एक आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जी थे, कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी थे। मोरारजी देसाई जी कितने कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल था 1977 से 1979 तक ही था। और ये किस पार्टी के थे? ये थे जनता पार्टी के। ये क्वेश्चन पूछा गया भैया कि जनता मतलब मोरारजी देसाई किस पार्टी के पीएम थे? तो जनता पार्टी के थे। अब आप यहाँ पूछोगे कि देखो, अब यहाँ से सारी चीजें रिकॉल आ जानी चाहिए कि पीएम जैसे आपने देखा ना, तो तुरंत आपको लोकसभा याद आना चाहिए कि हाँ यार, लोकसभा में जो मेजोरिटी में रहता है उनकी सरकार बनती है उस पार्टी की। और उस पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उनको पीएम बनाया जाता है। पीएम कौन होते हैं? पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अध्यक्ष होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस आर्टिकल में? आर्टिकल 74 और 75 में क्या बताया गया है कि आपका आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अध्यक्ष होंगे वो आपके प्रधानमंत्री होंगे। और ये आपका 75 में बताया गया है। तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए लोकसभा में। लोकसभा आपका किस आर्टिकल में? आर्टिकल 80 में है। लोकसभा आर्टिकल 80 में है। ठीक है, तुरंत आपका राज्यसभा आर्टिकल 81 में है। और आपका इसी में प्रेसिडेंट को याद कर लेते हैं। प्रेसिडेंट आपका आर्टिकल 52 में है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया? इतनी सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। अब अगर याद आना चाहिए तो देखो, उन्नीस इससे पहले एक इंटरेस्टिंग आपको बात बता रहा हूँ कि आपका 1900 क्या कहते हैं 1975 में, ठीक है, आपका 25 देखो, अगर 77 की बात कर रहे हैं तो 77 से 2 साल पहले आपका 25 जून 1975 में क्या हुआ था? आपका आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल लागू हुआ था। आपका कब? 25 जून 1975 को। और ये कब तक हुआ था? 21 मार्च 1977 तक। 1977 तक कब आपका ये आपातकाल लागू हुआ था? अब देखो, आपातकाल जैसे आप बात करते हो तुरंत आपको आर्टिकल 352 याद आ जाना चाहिए। 356 याद आ जाना चाहिए। 360 आ जाना चाहिए। 352 में क्या है? 352 में आपका राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात है। ठीक है, आपका 352 में। अब आपातकाल क्यों घोषित होता है? आपातकाल क्यों लागू किया गया था इनके बीच में? क्योंकि आपका इंडिया चीनो वार चल रहा था। इंडिया चाइना वार चल रहा था। ठीक है, आपका तो यहाँ पे आपका राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लागू किया जाता है? क्योंकि जब देश के आंतरिक और बाहरी खतरों को जब वो कुछ होता है तो मतलब उसको हवाला देते हुए आपातकाल लागू किया गया था। और तब आपका भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम आपका लागू हुआ था। अब ये क्या कहते हैं, हाँ, अगर आपातकाल के बारे में बात करें तो अगर किसी देश के अगर हमारे प्यारे देश भारत देश के किसी हिस्से में आपका सशस्त्र विद्रोह हो रहा है या कोई विदेशी आक्रमण हो रहा है या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आपका वहां पे क्या लागू होता है? आपका होता है राष्ट्रीय आपात लागू होता है। इतनी चीजें समझ में आई? अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले आपका ये पहले था आपका आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति वर्ड था पहले। आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति को एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। वो एक्ट आप मुझे बताओगे क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि आंतरिक अशांति था, इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। इसमें आपको आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र सशस्त्र विद्रोह के नाम से चेंज किया गया। ठीक है, इसको रिप्लेस किया गया। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करें
तो ये आपका था 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन एक्ट था। अब मैं इसको देख के तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए कि आपका एक आया था 42वां संविधान संशोधन नियम। ठीक है, संविधान संशोधन नियम, इसको क्या बोलते हैं? इसको आपको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। उसमें परिवर्तन में आपका क्या कहते हैं, एक ये भी था कि समाजवादी, समाजवादी आपका पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, ये जो वर्ड थे आपका, ये वर्ड आपका कब कौन है कौन है, माफ कीजिएगा। तो ये आपके किस संविधान में आपका ये जोड़ा गया था? तो ये आपका 42वें संविधान में लागू हुआ था। ठीक है, इसमें ऐड किया गया था। और इसमें जो आपका 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा का जो टेन्योर 5 साल होता है उसको 6 साल कर दिया गया। लेकिन इसी कमियों को दूर करने के लिए आपका लाया गया 44वां संविधान संशोधन। इसमें आपका जो 6 साल था, इसको फिर लोकसभा का आपका 5 साल कर दिया गया। और 42वें संविधान संशोधन में ये था कि जो आपका आपके मंत्रिमंडल की जो आपके एडवाइस है उसको इनको मानना बाध्य कर दिया गया। लेकिन आपका जो फिर 44वां संविधान संशोधन है उसमें ये बताया गया कि आपको एक बार इनको सोचने का मौका दिया जाए। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको तुरंत समझ में आनी चाहिए। अगर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो अगला क्वेश्चन ये था कि 1 किलोबाइट आपका क्या कहते हैं कितने आपके बाइट के बराबर होती है? तो 1 किलोबाइट आपकी 1024, ठीक है, बाइट के बराबर होती है। और ये आपका है बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी क्या होती है, डेसिमल क्या होती है, ये सारी चीजें भी अभी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और आपका जैसे एक अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर तो मैं बताऊंगा ही। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप पहले वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपका 1 MB बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका 1024 बाइट, 1024 बाइट। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है 1024 KB, 1024 KB। ऑप्शन सी आपका है 1000 KB। ऑप्शन डी है आपका 10,024 बाइट। वीडियो को रोक दो और 2 सेकंड के लिए, उसके बाद आप बताओ। तो हम बात करते हैं 1 MB बराबर होती है 1024 KB। देखो, याद तो सबको रहता है कि हाँ 1024 KB होती है, लेकिन ये यूनिट चेंज कर देता है। ठीक है, ये यूनिट चेंज कर देता है। तो यहाँ पे लिटरली बताऊं तो यहाँ पे मैं भी जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था तो यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि यार 1024 बाइट होती है केबी होती है, तो आपको इस चीज में कंफ्यूज करेगा। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि हाँ 1024 तो होता ही है, 1024 तो होता ही है। तो आपको ये चीज याद करना है। उसके बाद यहाँ 1 किलो बाइट यहाँ भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, 1024 KB होता है कि बाइट होता है। तो ये चीज आप याद रखना। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो अगला क्वेश्चन आपका ये आया था कि सिक्योरिटी पेपर मिल आपका कहाँ पे स्थित है? तो जो सिक्योरिटी पेपर मिल है ये आपका है होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद, होशंगाबाद में। अब आपका होशंगाबाद कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अब ये जो सिक्योरिटी पेपर मिल है, ये आपका क्वेश्चन आया था कि सिक्योरिटी पेपर मिल आपका कहाँ पे है? तो आपका कहाँ पे है? ये आपका है होशंगाबाद में। इतनी चीज समझ में आई? अब क्या कहते हैं, ये होशंगाबाद कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मैंने भी बताया था ना आपको कि मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश से कितनी चीजें आपको याद आनी चाहिए। मध्य प्रदेश में आपका क्या है? मध्य प्रदेश में आपका मलाज खंड है। मलाज खंड में क्या होता है? तांबे का उत्पादन होता है। और मलाज खंड कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये आपका बालघाट में है। और इसी मलाज खंड में आपका एशिया की सबसे बड़ी जो है वो खदान है। और वहीं पे आपका मलाज खंड में आपका जो एशिया की सबसे बड़ी खदान है। तो ये सारी चीजें आपको तुरंत आपको याद आ जानी चाहिए। समझ में आया? तो हम अपने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आपका जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वो आपका होशंगाबाद में है, और आपका ये
मध्य प्रदेश में। अब सिक्योरिटी पेपर मिल में होता क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करेंसी का कागज तैयार किया जाता है, करेंसी का कागज तैयार किया जाता है। ठीक है, करेंसी क्या, रुपया। ठीक है, तो जो आप रुपया को देखते हो, 500 2000 की नोट, अब तो 2000 की नोट दिखनी ही बंद हो गई है। तो 100 200 500 की जो नोट देखते हो, उसकी करेंसी आपको कहाँ पे होती है। अगली बार आप जब कभी भी पैसा अपने हाथ से छूना या पैसा तुरंत या आप देखना, तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कि यार ये तो एक करेंसी है। और इसका जो पेपर होता है वो कहाँ पे तैयार होता है, इसका कागज तुरंत आपका होशंगाबाद में। होशंगाबाद में कहाँ, आपका सिक्योरिटी पेपर मिल है वहां पे। ठीक है, जो कागज तैयार करती है। इतनी चीजें समझ में आई। अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, तो मध्य प्रदेश को लेके बहुत सारी चीजें आपकी न्यूज में रही अब की बार। तो अगर चीजों को डिस्कस करते हैं, तो करंट अफेयर की चीजें हम डिस्कस भी कर लेते हैं। तो आपका एक योजना आई थी, पीएम संविधि निधि। ठीक है, पीएम सन्निधि सन्निधि स्कीम। ठीक है, तो इसमें आपका जो बेस्ट परफॉर्मिंग आपका स्टेट है, वो आपका एमपी है। मैं सही से लिख देता हूँ इसको। आपका मध्य प्रदेश आपका आया था। अरे यार, हाँ, मध्य प्रदेश में पीएम जो आपकी स्वनिधि स्कीम है, स्वनिधि स्कीम है। यहाँ पे आपका जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, वो कौन सा है, वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, और आपका यहीं पे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। याद कर लो, आएगा क्वेश्चन। अगर एनटीपीसी में तो आएगा ही, अगर ना आया तो आपका पुलिस का यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है, उसमें आपका पूछ सकता है कि गांधी सागर क्या, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी यहीं पे। ठीक है, और आपका यहीं पे जो एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं, एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन, आपका मोहन लाल यादव, मोहन यादव, मोहन यादव जी हैं, आपके यही एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, और आपका ये जो क्या कहते हैं, हाँ, अभी लोकसभा में एक चुनाव हुआ था, और लोकसभा में चुनाव हुआ था, तो यहाँ पे जो आपका नोटा है, नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है आप बताओगे। जो नोटा है, यहीं पे आपका 2.1 लाख। ठीक है, वोटर्स नोटा नोटा को आपका नोटा आपके ज्वाइन किए थे। ठीक है, कहाँ पे, इंदौर में। और आपको अगर नोटा के बारे में बता दें, तो नोटा आपका होता है नन ऑफ दी एबव। जब इलेक्शन आपकी हुआ था, नोटा नोटा बहुत लोग कर रहे थे कि मैं नोटा पे दबाऊंगा, नोटा पे दबाऊंगा। ठीक है, तो नोटा का मतलब यही होता है कि नन ऑफ द एबव, की जितने भी कैंडिडेट है, मैं किसी को नहीं चुनूंगा। तो ये मतलब कि सबसे ज्यादा आपका ये कहाँ पे हुआ है, ये आपका इंदौर में आपका मतलब यूज हुआ है। ठीक है, आपका 2.1 लाख आपके जो वोटर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे नोटा को दबाया है। अब यहीं पे अगर जीआई टैग के बारे में बात करें, ठीक है, अगर जीआई टैग के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपकी रतन रिवानन आपका लहसुन को जीआई टैग दिया गया है। रतलाम आपका रियावन, और लहसुन, लहसुन का मतलब होता है गार्लिक। ठीक है, तो इसी चीज को आपका जीआई टैग दिया गया है। इतना समझ में आया। हाँ, तो अब अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन और बचा है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो यार। हाँ, फैक्ट ज्यादा हो रहा है मुझे पता है, बट यार हमको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। अगर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, बहुत ज्यादा, आपके दो क्वेश्चन और है, बस बस याद, बस दो क्वेश्चन है। तुरंत इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ था कि आपका सिक्किम का 22वां राज्य कौन सा है। ठीक है, तो आपका जो सिक्किम का 22वां राज्य था, वो आपका सिक्किम बना था।
सिक्किम बना था, ये कब बना था? 1975 में बना था। तो हमको तो सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देके आगे नहीं निकलना है, हमको तो बहुत सारी चीजों को ऐड मतलब कराया जाएगा। ऐड मतलब करेंगे। अब देखो, बात करते हैं सिक्किम के बारे में। ठीक है। तो आपका जो सिक्किम है, सिक्किम की जो राजधानी है वो कौन से है आपकी? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी आपकी है गंगटोक। अब हम बात करते हैं क्या? बात करते हैं कि इसको हमारे भारत देश में मिलाया गया था। समझ में? ये पहले से हमारे भारत देश में नहीं था, इसको मिलाया गया था। और मिलाया किसके तहत गया था? मतलब कि ऐसे थोड़ी है कि आप जाओगे किसी भी कंट्री को मिला लोगे। तो इसके लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 2, आपका आर्टिकल 2 ये कहता है कि संसद को ये अधिकार है कि वो, हम मतलब कि जो अदर कंट्री हैं उसको भारत में मिला सकता है, या अदर कंट्री जो भारत में मिलना चाहे वो आके भारत की बाउंड्री में, मतलब भारत में मिल सकती हैं। तो ये आपके आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है। किसके लिए? आपको संसद संसद को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। किसकी? प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। इतना समझ में आया? और इसी के बाद आपका आर्टिकल 3 है, उसमें स्टेट को लेके बताया गया है, लेकिन उसमें आपकी आर्टिकल 3 में अनुमति नहीं लेना पड़ता है। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि इसको अगर मिलाया गया तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मिलाया गया? तो इसके लिए आपके दो आर्टिकल हैं, एक आपका है आर्टिकल 35 और आपका एक आर्टिकल है 36। आर्टिकल 36 में इनको, मतलब आर्टिकल 36 में सिक्किम को बनाया गया था। ठीक है, राज्य का दर्जा बनाया गया था। सिक्किम को क्या कहते हैं, इसको एसोसिएट किया गया था। एसोसिएट किया गया था। ठीक है। और आपका जो ये 36 है अनुच्छेद, जो आपका सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 36 है, इसमें इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि आपका जो अभी नवीनतम जो राज्य है, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपका जो नवगठित राज्य है वो कौन सा है? वो आपका है तेलंगाना। तेलंगाना। तेलंगाना आपका नवगठित राज्य, ये 29वां राज्य, आपका 29वां राज्य था जब ये बनाया गया था। तो ठीक, 29वां राज्य था। और इसको किससे अलग किया गया था? इसको आपका एपी से, आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया था। इतना समझ में आया? अब जब अलग किया गया तो अच्छा, हाँ, आंध्र प्रदेश के बारे में एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता रहा हूँ कि ये पहला राज्य था जो आपका आंध्र प्रदेश था, इसकी जिसकी जो रिदम नहीं बन पा रहा है। आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश जिसकी स्थापना भाषाई आधार पे हुई थी। ठीक है। आंध्र प्रदेश की स्थापना भाषाई आधार पे हुई थी। इतना समझ में आया? हाँ। तो अब ठीक है, इतना काफी है, टाइम भी हो रहा है यार। अब अगर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपका अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आपका पूछा गया है पार्लियामेंट ऑफ इजराइल। तो इजराइल की पार्लियामेंट को हम बोलते हैं नेसेट। यहीं पे लिख देता हूँ, इसकी आपके पार्लियामेंट को बोलते हैं नेसेट। ठीक है। इसका जो पिक्चर है वो ये है। ठीक है। नेसेट है, नेसेट इसकी पार्लियामेंट बोलते हैं इजराइल में। अगर हम पार्लियामेंट की ही बारे में बात करें तो कुछ और कंट्री की पार्लियामेंट को याद कर लेते हैं। जैसे हो गया आपका जापान। जापान, जापान में आपका, अब जब अभी रुको, जैसे जैसे वीडियोस हम आगे आगे डिस्कस करेंगे ना, जापान के बगल में कौन सी करंट बहती है? आपकी वार्म करंट है कि आपकी कोल्ड करंट है? आपका यहाँ पे इसके बगल में कौन से स्टेट हैं? सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक एक कंट्री की। तो जापान, जापान में आपके जो पार्लियामेंट है उसको डायट बोला जाता है। ठीक है। और इसके बाद आपका पोलैंड, पोलैंड को ले लो। अरे यार। हाँ।
पोलैंड को ले लो। तो पोलैंड की आपकी जो है वो सोजिम है। सोजिम है। उसके बाद आपका, मैं अभी भी बता, मैं इसके ट्रिक भी एक बताऊंगा, तो बने रहे ना बस, कंटिन्यूटी रखे रहना, फोकस मत बिगाड़ना यार, मुझे पता है। देखो, आप लाइब्रेरी में जाते हो। आप लाइब्रेरी में जाते हो, अपना 6-6 7-7 घंटे का रूटीन बना लेते हो, लाइब्रेरी में 6 से 7-7 8-8 घंटे बैठे रहते हो, आप पढ़ते रहते हो, लेकिन जब लाइब्रेरी से बाहर निकलते हो तो आपको पता ही नहीं रहता है कि मैं क्या पढ़ा हूँ आज। आई थिंक आपके साथ ये रिलेट होता रहता है। लेकिन आप ये जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे भी पढ़ लिए ना, उसके बाद जब आप लाइब्रेरी से बाहर निकलोगे तब आपका माइंड इतना ज्यादा फ्रेश रहेगा कि मैं 2 घंटे की क्लास में कितनी सारी चीजें पढ़ा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई की जाती है कि हाँ, बोला जाता है ना कि देखो यार, वो तो 10-10 घंटा पढ़ रहा था, उसका नहीं हुआ, और एक बंदा था 2 घंटा पढ़ लिया, उसका निकल गया। तो अगर आप यहाँ पे बने हो, 2 घंटे पढ़ोगे, 2 घंटे में आपका, 2 घंटे में इससे जीएस क्लियर करवाऊंगा मैं। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि पोलैंड है वो आपका सोजिम है। ठीक है। इंडिया मतलब भारत की संसद को संसद ही बोला जाता है। आपका मलेशिया। मलेशिया। मलेशिया की संसद को आपको दीवान निगारा बोला जाता है। अभी रुको, मलेशिया से कुछ याद आ रहा है? अगर तुम रेगुलर हो, वीडियो को अच्छे से समझ रहे हो, तुरंत तुमको तुरंत याद आना चाहिए कि हाँ भैया, मलेशिया में तो आपका एक कुआलालंपुर था। कुआलालंपुर में क्या था? कुआलालंपुर में आपका एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की हेडक्वार्टर था। याद आया? जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसमें टोटल 47 मेंबर थे। और आपका ये क्या कहते हैं, आपकी जो एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की मोस्ट जो विनर थी वो आपकी जापान थी। समझ में आया? याद आ रहा है ना सारी चीजें? हाँ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पेन की, स्पेन में आपका कोर्टेस है। स्पेन में आपका है कोर्टेस। ठीक है। रूस की आपकी ड्यूमा होगी। ड्यूमा हो गई। जर्मनी की आपकी बुट्सगेस, बुट्स टेग हो गई। नेपाल की आपकी राष्ट्रीय पंचायत हो गई। ठीक है। तो आपकी अफगानिस्तान की शेरा हो गई। अफगानिस्तान की आपकी शेरा हो गई। शोरा, शोरा, हाँ। शोरा हो गई। बांग्लादेश की आपकी जातीय संसद हो गई। बांग्लादेश से कुछ याद आया कि इसका जो राष्ट्रीय एंथम वो अमार सोनार बांग्ला है, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? जनगण मन के आपके जो रचयिता थे। और तुरंत जनगण मन क्या है? राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान के साथ साथ राष्ट्रीय गीत याद आने चाहिए। आनंद मठ याद आना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी याद आना चाहिए। इतना याद आना चाहिए बस। मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है। बांग्लादेश से आपके क्या है? बांग्लादेश में आपका जातीय संसद, जातीय संसद। तो ये आपका इतनी पार्लियामेंट से आपको इतनी सारी चीजें याद आ जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यूज ऑफ डायलिसिस। यार वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब हम आपका ये क्या कहते हैं, वीडियो को हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। यूज ऑफ डायलिसिस है देखो, जब क्या कहते हैं, आपका इसका उपयोग तब किया जाता है जब किडनी और गुर्दे में, किडनी और, इसको तो मैं भी रिलेट करने के लिए सोचा था कि सारी चीजें रिलेट करूंगा, बट टाइम बहुत हो रहा है, तो हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। किडनी और गुर्दे के रोग में आपका क्या किया जाता है? डायलिसिस। और ये आपकी ये जो मशीन है ना, ये डायलिसिस ही करती है आपकी। आप आदमी को बैठा दिया जाता है तो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका कि क्वेश्चन ये आया था कि कृष्णदेव राय के समकालीन कौन था? कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन। तो कृष्णदेव राय जी बाबर के समकालीन थे। बाबर के समकालीन थे। अब बाबर से कुछ याद आ रहा है? हम्म। सबसे पहले देखो, मुझे तो यहाँ पे दो चीज याद आ रही। जैसे समकालीन का वर्ड मैंने जैसे सुना। हम्म। तो समकालीन का वर्ड जैसे मैंने सुना, समकालीन से मुझे याद आया कि अभी मैंने पिछले वीडियो में देखा था कि आपका क्या कहते हैं, बाबर के समकालीन आपके कौन थे? आपके वो
क्या कहते हैं, हाँ, जैसे कृष्णदेव राय हो गए, उसके बाद गुरु नानक देव जी हो गए, गुरु नानक देव हो गए, और आपके एक और कौन, तुलसीदास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए। तो ये आपके हो गए। गुरु नानक देव से कुछ याद आया? ये आपके पानीपत के प्रथम युद्ध के साक्षी थे। इनका जन्म स्थान तलवंडी में हुआ था, ठीक है। प्रथम युद्ध के साक्षी थे कौन? आपके गुरु नानक देव जी। ठीक है। अब आपका प्रथम युद्ध कब हुआ था? तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 को, ठीक है। किनके किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ठीक है। उसके बाद तुरंत ही आपको सेकंड याद आ जाना चाहिए। तो आपका सेकंड था 1526 ईस्वी में, कौन कौन? ये आपका विक्रमादित्य और अकबर के बीच में हुआ था। विक्रमादित्य एंड अकबर के बीच में हुआ था। तुरंत आपको इसके बाद याद आ जाना चाहिए कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच? मराठाज और अब्दुल शाह अब्दाली। अब्दुल शाह अब्दाली। अब अच्छा, हाँ, पावर के बारे में हम एक चीज ये डिस्कस करते हैं कि सबसे कम उम्र में बनने वाला जो मुगल शासक है, मुगल शासक कौन था सबसे कम उम्र में? तो आपका ये बाबर था। अब यहाँ पे इस चीज से मत कंफ्यूज होना। इस सबसे ज्यादा जो आपका सबसे कम उम्र में बनने वाला मुगल बादशाह आपका था। अरे यार, आपका जो मुगल बादशाह सबसे कम उम्र में बनने वाला था, मुगल बादशाह कौन था? वो था आपका अकबर। ठीक, अकबर था। तो अब बाबर था। बाबर के बारे में एक चीज और बता रहा हूँ आपको कि जो था ना, ये बागबानी का शौक रखने वाला था। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये था कि थर्ड मैन आपका क्या कहते हैं, थर्ड मैन का प्लेस कहाँ होता है? तो ये गली और स्लिप के बीच में होता है। जितने लोग क्रिकेट देखते हो सबको पता होगा, गली और स्लिप के बीच में। बट अगर आप क्रिकेट देखते हो, ठीक है, बट अगर जैसे क्रिकेट की बारे में बात आई, तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ओडीआई आपका 2023 वर्ल्ड कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया। और ये आपका हुआ कहाँ था? ये आपका हुआ था यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में, ठीक है। और इसकी जो वो सेकंड कौन था सेकंड पोजीशन पे? इंडिया। सबसे ज्यादा रन कौन बनाया था? आपका सबसे ज्यादा रन बनाया था, मैं लिख दे रहा हूँ, मोस्ट रन कौन बनाया था? आपका विराट कोहली जी। कोहली। सबसे ज्यादा विकेट कौन बनाया था? मतलब मोस्ट विकेट? मोहम्मद शमी, ठीक है। आपका अब क्या कहते हैं, टी20 के बारे में बात करें। टी20 2024, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो विनर है वो है इंडिया। और सेकंड में कौन था? साउथ अफ्रीका। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा रन कौन बनाया, सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया, तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेनाल्टी स्ट्रोक, एक क्वेश्चन आया था कि पेनाल्टी स्ट्रोक कितने गज की दूरी से मारा जाता है? तो इसका नॉर्मल सा आंसर है, पेनाल्टी स्ट्रोक आपका 10 गज की दूरी से मारा जाता है। ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि ये क्या कहते हैं, हाँ, क्या कहते हैं, हाँ, ये क्वेश्चन आपका ये आया था कि जो अलंग नाम की प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग है, ये कहाँ पे है? तो अलंग नाम की जो शिप स्क्रैपिंग है, अलंग, वो है आपका गुजरात में। ठीक है। अलंग नाम की शिप स्क्रैपिंग गुजरात में है। अब शिप स्क्रैपिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जहां पे जहाज को तोड़ा जाता है, जैसे जो जहाज मतलब बहुत पुरानी हो जाती है, यूज में नहीं रहते हैं, तो उनको तोड़ा जाता है। तोड़ने के साथ साथ उनकी जो सामग्री होती है, जो उपकरण होते हैं, उनको दोबारा यूज में लाया जाता है, जो यूजेबल होती हैं। और यहीं पे गुजरात में आपका क्या है? गुजरात में आपका है वर्ल्ड्स बिगेस्ट बिगेस्ट शिप स्क्रैपिंग
कहाँ पे है आपका? गुजरात में है। तो आपके आज के वीडियो का ये पे अंत होता है। हमने तुमको क्या लगता है, हमने 20-25 क्वेश्चन डिस्कस किया? अगर आप इतनी चीजें पढ़ रहे हो तो आपको क्या लगता है हमने 20-25 चीजें क्वेश्चन डिस्कस किए हैं? मुझे बताओ। देख रहे हो ना? ये हमने सबसे पहले याद की रिवर के बारे में। ठीक है, कि गंगा नदी आपका उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आपका ब्रह्मपुत्र नदी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? संगम साहित्य है। संगम साहित्य में आपका जो, अच्छा हाँ, इसमें मैंने ये बताना भूल गया कि जो पांड्य है ना, जो पांड्य वंश थे, यही आपके संगम साहित्य की अध्यक्षता लगभग किए थे हर बार। ठीक है, तो इन्हीं वंश के जो राजा थे। हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके जो राजवंश है, वो भी। तो समझ में आया? झूम कल्टीवेशन, मलाज खंड, मध्य प्रदेश। ठीक, होटल सिस्टम में हमने पढ़ा था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका कहाँ पे कैसे कैसे हुआ था, इसका बैकग्राउंड समझे। डांस फॉर्म समझे, प्रार्थना समाज समझे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समझे। चीजें समझ में आ रहा है ना? रिलेट कर रहे हो ना सारी चीजें? ये आपका हुआ। तो अभी आपका अब आप जाके, अब एक काम करो, अब लाइब्रेरी के बाहर जाके देखो। इतना ज्यादा लाइब्रेरी में हो, रूम में हो, इतना ज्यादा सुकून मिलेगा ना। इतना ज्यादा सुकून मिलेगा कि क्या बताऊं। देखो यार, मुझे तो सुकून मिलता है। अब मैं आराम से जब रात में बैठूंगा तो आराम से सो सकूंगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें रिलेट करवाई आपको। तो मिलते हैं हम अपने, जो क्या कहते हैं, आज हमने 16 दिसंबर 2020 को जितने क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस किए। अब हम मिलेंगे कब? अब मिलेंगे हम, आपका जो दूसरी शिफ्ट में आया था, दूसरे शिफ्ट में हम आपको डिस्कस कराएंगे कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ से कहाँ हुई। और फिजिक्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो हम उसमें मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखो यार। अच्छे से रहो, मस्त होके रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखो, हाँ। ओके, थैंक यू यार।